नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हमने बस्तर के काकती वंश थे और बोला जाए तो मध्यकालीन इतिहास के जो अंतिम राजवंश थे काकती वंश, उनके बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो एक बार आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और उन जो उस शासक थे काकती वंश के शासक, जब उन्हें मैं पढ़ा रहा था तो उनके बीच बीच में कहीं पर जो जनजाति विद्रोह के बारे में हमने देखा था। जैसे आप देखेंगे कि अजमेर सिंह के समय हलवा विद्रोह हो जाता है, उसके बाद महिपाल देव के समय में परलकोट, फिर उनके जो पुत्र रहते हैं भूपाल के समय में 2 विद्रोह तारापुर और मेरिया, फिर उनके पुत्र भैरम देव के समय में जो रहते हैं 3 विद्रोह लिंगागिरी कोई और मुड़िया विद्रोह, ये सब हो जाता है। तो ये सब मैंने आपको उस समय बताया था और मैंने बताया था कि इसे हमें अलग से पढ़ना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। जितने भी जनजातीय विद्रोह हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम पर्टिकुलर अलग अलग पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन सभी जनजातीय विद्रोह का यहाँ एक चार्ट बना हुआ है जिसे मैं बताता हूँ, और सारे के सारे जनजातीय विद्रोह आपको याद रखने हैं कि ये सभी बस्तर क्षेत्र से रिलेटेड हैं, बस्तर संभाग से, और काकती वंश के समय से रिलेटेड हैं। क्यों ऐसा है तो आप देखेंगे भौगोलिक दृष्टिकोण से, तो जो काकती वंशी शासक है बस्तर क्षेत्र में ही शासन किया करते थे, और जो ज़्यादातर जनजाति है वो आपके उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, मुख्यतः आपके दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, और इसी क्षेत्र में काकती वंश है और यहीं विद्रोह होना शुरू होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो प्रमुख जनजातीय विद्रोह इसे हमें पढ़ना है, मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर काकती वंश के शासनकाल के दौरान दंडकारण्य क्षेत्र में कई जनजातीय विद्रोह, ये भी मैंने बताया आपको। यह विद्रोह जनजातीय शोषण व सांस्कृतिक अस्मिता पर हस्तक्षेप आदि के उद्देश्यों को लेकर हुए। अब क्या होता था कि जो बस्तर क्षेत्र है वो काकती वंशी जो शासक थे दरियादेव, उन्हीं के समय से क्या हुआ, उन्होंने सत्ता की लालच में ब्रिटिशर्स और मराठों से संधि कर ली और इस क्षेत्र पर शासन किए, और कुछ क्षेत्र या उनका जो आना जाना इस क्षेत्र में चालू हो गया। उसी दौरान क्या हुआ कि यहाँ की जो वन संपदा है, आदिवासियों के जो मुख्य उपज हैं, इन सभी से वो प्रभावित हुए और फिर उनका शोषण करना चालू कर दिया। किस प्रकार से, तो वो कुछ थोड़े बहुत पैसे के बदले, थोड़े बहुत काम के बदले इनसे बहुमुखी या बहुमूल्य चीज़ें लेकर चले जाते थे। इस प्रकार इनका शोषण करना चालू करते हैं। साथ में ही जो आदिवासियों की जो सांस्कृतिक परंपरा होती थी उन पर वो हस्तक्षेप करना चालू कर देते हैं। तो आदि इन सभी कारणों के कारण जनजातीय विद्रोह पनपने लगता है, ठीक है। धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता है जनता के बीच में, आदिवासियों के बीच में, और वो फिर विद्रोह करते हैं, ठीक। इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि अजमेर सिंह के समय में हुआ था। कब हुआ था तो 1774 में हुआ था, ठीक, जिसे हलवा विद्रोह बोला जाता है क्योंकि हलवा जनजाति द्वारा इनका समर्थन किया गया था। नेतृत्वकर्ता कौन थे तो अजमेर सिंह स्वयं थे, उसी समय खुद शासक भी थे, ठीक। उत्तराधिकार हेतु युद्ध हुआ था। उद्देश्य क्या था, तो क्या हुआ था ये भी बताते चलता हूँ। मैं यहाँ पर ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब ये चार्ट जो बना हुआ है ये समझिए कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसी को आपने याद कर लिया तो आगे जो इसके अंदर के की पॉइंट्स हैं वो आपके बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। मुख्य पॉइंट तो यहाँ सभी चीज़ें दे दी गई हैं, जो चीज़ें एक्स्ट्रा है वो सब चीज़ भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ, लेकिन जब इसके अंतर्गत जब पढ़ेंगे तो और भी थोड़ा डिटेल रहेगा। लेकिन ये वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सभी वीडियो नहीं देख पाए या आपके पास समय कम है तो केवल इसी वीडियो के थ्रू आप इस जनजातीय विद्रोह को कवर कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था अजमेर सिंह और दरियादेव के, तो जो दरियादेव रहता है और अजमेर सिंह रहते हैं, ये दोनों क्या रहते हैं, भाई रहते हैं। इनके बीच क्या रहता है कि सत्ता के लालसा से दरियादेव क्या करता है,
अपने भाई अजमेर सिंह, जो कि उसका बड़ा भाई रहता है। तो वंशागत जो देखा जाता है राजतंत्र में, तो जो ज्येष्ठ पुत्र रहता है उसी को ही दिया जाता था शासन सत्ता। तो अजमेर सिंह वहाँ बैठ जाता है। ये चीज़ दरियादेव को रास नहीं आता है, वो समझता था कि मैं बहुत ही ज़्यादा काबिल हूँ। तो इस वजह से ये क्या करता है, दरियादेव आगे जाके मराठा के साथ, जो मराठा शासक रहते हैं उनके साथ और अंग्रेजों के साथ, साथ में ही जो जयपुर नरेश, जो उड़ीसा क्षेत्र का जयपुर नरेश रहता है विक्रमदेव, उनके साथ मिल जाता है और इस अजमेर सिंह के ऊपर आक्रमण कर देता है इस उत्तराधिकार के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार अजमेर सिंह के पास जो सेना कम थी, तो ये जनजातियों या वहाँ की जो प्रजा थी उनका सहायता लेता है, जो कि हल्बा जनजाति से संबंधित थे, और ये अपना टीम बनाकर उनके खिलाफ लड़ना चालू करता है। तो ये जब जनजातियों का सहयोग लेता है तो ये विद्रोह का रूप पनप गया ना, प्रजा वसेस दूसरा शासक या बाहरी आक्रमणकारी। इस वजह से इसे क्या बोल दिया जाता है, प्रथम जनजाति विद्रोह, क्योंकि जनजातियों का इसमें हस्तक्षेप रहता है। तो इसे हल्बा जनजाति द्वारा सपोर्ट मिला, इसलिए हल्बा विद्रोह बोल दिया गया। शासक उस समय स्वयं अजमेर सिंह रहते हैं और दूसरे अपने भाई दरियादेव के साथ लड़ते, इसलिए नेतृत्व ये करते रहते हैं खुद की सत्ता को बचाने के लिए। तो नेतृत्व करता स्वयं अजमेर सिंह हो जाएगा। उत्तराधिकार का युद्ध था, क्यों हुआ मैंने बता दिया, आगे और हम देख लेंगे। फिर इसमें विशेष क्या है, तो इसमें ना अजमेर सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो दमन इसका होता है क्या, इससे जो विद्रोह है उसका, तो विद्रोह तो उत्तराधिकार के लिए था, तो इसका दमन नहीं आता, इसमें हार या जीत का बात आता है। तो इसमें हार जाते हैं ये लोग और अजमेर सिंह की मृत्यु हो जाती है। और यह विद्रोह काकतीय वंश के पतन का कारण बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि इसी के बाद बस्तर क्षेत्र में जो मराठा है उनका नियंत्रण आ जाता है, ब्रिटिशर्स हैं वो आना जाना चालू कर देते हैं। तो धीरे धीरे करके ये क्षेत्र अब आपके जो छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ना चालू हो जाता है। जो उत्तर का जो छत्तीसगढ़ था, उत्तर और मध्य का, उनके साथ इनका मिलना जुलना चालू हो जाता है। अभी तक इनके पहले जो भी शासक थे, अजमेर सिंह के पहले, दरियादेव के पहले, वो शासकों ने बाहरी आक्रमणकारियों को रोक कर रखा था, लेकिन ये दरियादेव सहयोगी के रूप में मिला लेता है और फिर यहाँ अपने ही पतन का नाश करने की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ये पतन का मुख्य कारण रहता है, ये भी बता दिया। तो ये था आपका हल्बा विद्रोह 1774 में हुआ था। ठीक, अगर आपने अजमेर सिंह के बारे में पढ़ा होगा, जब मैंने शासकों का बताया है अच्छे से लेक्चर, तो आपको ज़रूर याद होगा। अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा विद्रोह होता है 1824 से 25 ईस्वी के दौरान महिपाल देव के समय में। शासक कौन रहता है महिपाल देव के समय में? कहाँ होता है ये विद्रोह? तो परलकोट में होता है। परलकोट नामक स्थान पर होता है, इसलिए इसे परलकोट का विद्रोह बोला जाता है। ठीक, नेतृत्वकर्ता कौन रहता है? तो गेंद सिंह रहता है, गेंद सिंह रहता है। अब ये परलकोट क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो ये आपके कांकेर क्षेत्र में पड़ता है। परलकोट आपके कहाँ पड़ता है? कांकेर क्षेत्र में पड़ता है। अरे हल्बा तो बस्तर क्षेत्र में था। ठीक है, हल्बा विद्रोह तो परलकोट कांकेर में पड़ता है, तो कांकेर क्षेत्र में ये विद्रोह होता है। परलकोट में होता है मुख्यतः, इसलिए परलकोट का विद्रोह इसे बोला जाता है। महिपाल देव शासक रहता है उस समय और नेतृत्वकर्ता गेंद सिंह रहता है। क्यों होता है? उद्देश्य क्या रहता है? तो अबुझमाड़ियों को शोषण से मुक्त कराना, अबुझमाड़ियों को शोषण से मुक्त कराना, क्योंकि आप देखेंगे कांकेर के नीचे नारायणपुर लगता है और उसी क्षेत्र में जो ये अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ हैं, उसी के क्षेत्र के आसपास अबुझमाड़ जनजाति निवास करती, तो उनको शोषण मुक्त कराने के लिए इस विद्रोह को अंजाम दिया जाता है। अब इसके दमनकर्ता कौन रहते हैं? तो पेबे रहते हैं। पेबे एक अंग्रेज अधिकारी रहते हैं, कमांडर रहते हैं, जो इनका दमन कर देते हैं। ठीक, कब होता है? तो 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी दी जाती है। अब इसके दमन के पश्चात गेंद सिंह को पकड़ लिया जाता है और जो परलकोट का किला रहता है उसी के सामने लोगों के बीच में भय फैलाने के लिए और अंजाम दिखाने के लिए कि हमारे अगेंस्ट कोई जाएगा तो उसका क्या अंजाम होगा, इसके लिए उसे वहीं महल के सामने ही फांसी पर लटका दिया जाता है। किसे? गेंद सिंह को। फिर परलकोट के जमींदार की पदवी भूमिया थी। अच्छा, ये इसमें विशेष है, जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो जो परलकोट के जमींदार होते थे उन्हें भूमिया राजा या भूमिया के नाम से जाना जाता था। भूमिया उनका उपाधि था, ये समझिएगा। ठीक, तो ये हो गया। फिर 1842 में दो विद्रोह होते हैं, एक तारापुर और एक मेरिया। एक तारापुर होता है और एक मेरिया, ये लंबे समय तक चलता है। ये जो वर्ष शुरुआत हो रहा है उसी के बारे में बता रहे हैं हम, 1842 करके। तो तारापुर और मेरिया ये विद्रोह होता है। तो तारापुर कैसे याद करेंगे? तो तारक दल में रहते हैं तो वहाँ से दलगंजन सिंह, तारे दल में रहते हैं तो वहाँ से दलगंजन सिंह याद हो जाएगा, नेतृत्व करता थे। किसके समय? तो भूपाल देव के समय होता है। एक अजमेर सिंह, उसके बाद एक शासक का गेप आता है इसके भाई दरियादेव का। उसके बाद से लगातार ना 3 शासक आएंगे जिसके समय में विद्रोह होंगे। एक महिपाल, उसके बाद भूपाल, फिर भैरम देव। और क्रम भी वैसे, महिपाल के में 1, भूपाल के में 2 और भैरम देव के में 3 विद्रोह। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। वो दल में रहते हैं तो तारापुर विद्रोह, भूपाल देव, दलगंजन से उसी का भाई रहता है और तारापुर क्षेत्र में वो दीवान रहता है परगनी का। ठीक है,
तो ये बढ़े हुए कर के विरुद्ध ये विद्रोह किया जाता है और इसे बोला जाता है कि सफलतापूर्वक इसे कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब कर को कम कर लिया जाता है, ये बोला जाता है। ठीक, ये हुआ। फिर मेरिया विद्रोह भी भूपाल देव के समय में होगा। इसका कौन रहता, तो हिड़मा मांझी रहता है, हिड़मा मांझी। तो मेरिया मांझी इसको रिलेट कर सकते हैं, मेरा मांझी है ऐसे करके। इसमें नर बलि प्रथा की समाप्ति के विरोध में होता है। तो मैंने जब भूपाल देव को पढ़ाया था उस समय बताया था कि मेरिया को ही, जो दंतेश्वरी माता में जो बलि दी जाती थी, जिस पुरुष की बलि दी जाती थी उसे मेरिया कहते थे, ये भी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो दंतेश्वरी माता का मंदिर कहाँ है, दंतेवाड़ा क्षेत्र में। ठीक, तो ये भी आपके दंतेवाड़ा या बस्तर क्षेत्र में ये विद्रोह होता है, ये माना जाता है उस समय, क्योंकि बस्तर था तो। और ये भोपाल जो तारापुर क्षेत्र और दलगंजन सिंह का विद्रोह आपके दंतेवाड़ा क्षेत्र में होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, फिर लिंगागिरी विद्रोह, ये भैरम देव के समय में 3 विद्रोह होता है, जिसमें से पहला होता है लिंगागिरी, दूसरा होता है कोई विद्रोह, तीसरा होता है मुड़िया विद्रोह। क्या, लिंगागिरी, कोई और मुड़िया, तीनों भैरम देव के समय में होगा। अब लिंगागिरी का कौन कहता है, तो ध्रुवाराम माड़िया रहता है, ध्रुवाराम माड़िया। अब इसको मैं रिलेट नहीं करा रहा हूँ, आप याद कर लिए नॉर्मल। लिंगागिरी विद्रोह होता है वो ध्रुवाराम माड़िया के समय होता है। क्यों होता है, उद्देश्य क्या रहता है, तो बस्तर क्षेत्र में अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कराने के विरोध में। तो अब 1856 देखेंगे, 1854 में जब है मराठा ब्रिटिशर्स के अधीन आ जाते हैं हड़प नीति के तहत, तो मराठों के अधीन जो हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र आता रहता है वो भी अब क्या हो जाएगा, ब्रिटिशर्स के अधीन हो जाएगा, ऐसे मैंने बताया था। तो इसी का विरोध कौन करता है, ध्रुवाराम माड़िया, जिसे लिंगागिरी विद्रोह के रूप में जाना जाता है। शासक कौन रहता है उस समय, तो भैरम देव रहता है। और इस विद्रोह को बोला जाता है कि बस्तर का महान मुक्ति संग्राम, बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहलाता है। बस्तर का महान मुक्ति संग्राम क्या कहलाता है, आपका लिंगागिरी विद्रोह, ये याद रखना है आपको। ठीक, फिर आगे देखेंगे हम कोई विद्रोह को नागुल दोरला के द्वारा नेतृत्व इसका किया जाता है। नागुल दोरला कोई विद्रोह का नेतृत्व करता है। कब होता है, तो 1859 में होता है। तो 59 न से 9 होता है, न से नागुल दोरला, और कोई नहीं ऐसे करके बोलते हैं ना, कोई बात नहीं ऐसे करके, तो वहाँ से कोई विद्रोह, कोई बात नहीं से कोई विद्रोह, नहीं से नागुल दोरला और 9 से 9, 1859, ये याद रखना आपको। अधिकतर ईयर कैसे याद किया जाए, तो अंतिम अंक या अंतिम 2 अंक को याद करने से वो ईयर आपको याद रह जाएगा। तो विशेषकर अंतिम अंक का ध्यान दीजिएगा, न से 9, न से नागुल दोरला और कोई विद्रोह। ठीक, किस लिए, तो साल वृक्ष की कटाई के विरोध में होता है। तो इन पर पाबंदी लगाई जाती है कि आप साल वृक्ष, मतलब ये जो है ब्रिटिशर्स को मना करते हैं कि आप साल वृक्ष मत काटिएगा। तो इसके पीछे एक नारा दिया जाता है कि एक वृक्ष के पीछे एक सिर, एक वृक्ष के पीछे एक सिर, मतलब आप एक वृक्ष काटने से पहले हमारा एक सिर कटेगा तभी वो वृक्ष कटेगा। इसलिए ना वो क्या करते हैं, इसे बचाने के लिए प्रत्येक वृक्ष से जाकर लिपट जाते हैं उसको बचाने के लिए। तो इसीलिए ना इसे छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन बोला जाता है। चिपको आंदोलन में क्या होता है, उसमें भी ना वृक्षों को बचाने के लिए क्या करते हैं कि एक एक वृक्ष से सभी लिपट जाते हैं, और पर्टिकुलर इसे चिपको आंदोलन नाम दिया गया, फिर चिपक जाते हैं इसलिए। लेकिन ये जो था कोई विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक, लेकिन साल वृक्ष की कटाई के विरोध में ही किया जाता है। और इसमें भी सेम काम रहता है कि वृक्षों की कटाई को रोकना है और अपने एक वृक्ष के पीछे एक सिर देने के लिए, अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए आगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो इसमें नारा था एक वृक्ष के पीछे एक सर, और इसी वजह से इसे छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन बोला जाता है। ठीक, फिर आगे है 1876 में मुड़िया विद्रोह। 1876 में मुड़िया विद्रोह रहता है, जिसका शासक कौन रहता है, भैरम देव रहता है। शासक कौन रहता है, भैरम देव। नेतृत्व करता कौन रहता है, तो झाड़ा सिरहा। तो इसको मुड़ी झाड़ाना करके रिलेट कर सकते हैं आप। मुड़ी जो झड़ाते हैं ना, लेडीज़ लोग को देखना जब बाल होते हैं तो मुड़ी झड़ाते हैं, तो मुड़िया झाड़ा ऐसे करके, झाड़ा सिरहा, उसका नेतृत्व करता रहता है। शासक तो एक ही है, लगातार 3 विद्रोह का। इसका उद्देश्य क्या रहता है, तो अंग्रेजों को की ऑटोक्रेसी की नीति व गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाना। ये गोपीनाथ कपड़दार जो रहता है बहुत ही ना शोषणकारी दीवान रहता है, जो आदिवासियों का बहुत ही ज़्यादा शोषण करता है। तो इसको दीवान बनाने के कारण, और जो अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति रहती है, मतलब खुद का लाभ कमाना, दूसरों का ना सोचना, इस प्रकार की नीति, इस वजह से इस विद्रोह को का उदय होता है। इस विद्रोह को का वो होता है, एक बोल सकते कि ये विद्रोह अपना रूप धारण करता है, विद्रोह का रूप धारण करता है मुड़िया विद्रोह। और मुड़िया द्वारा जनजाति रहती है, इसलिए मुड़िया विद्रोह नाम दे दिया जाता है। इसका भी दमन करता कौन रहता है, तो मैक जॉर्ज रहता है। मैक जॉर्ज, इसमें पेबे था, इसमें कैंपेबल था, और ये मैक जॉर्ज था। मैक जॉर्ज था तो माँ से मुड़िया, उसका मैक जॉर्ज। मेरिया का नहीं हो जाएगा ना, मेरिया का कैंपेबल रहेगा। तो किसी के में दम है तभी तो नरबली प्रथा को बंद कराया होगा, तो इसलिए कैपेबल था करके मेरिया का हो जाएगा। मुड़िया का आपका मैक जॉर्ज हो जाएगा।
इसमें विशेष क्या था, तो प्रतीक चिन्ह आम की टहनी का यूज़ किया गया था और मुड़िया जनजाति ने इसमें भाग लिया था, इसलिए मुड़िया विद्रोह। जैसे हलबा नहीं किया तो हलबा विद्रोह था, उसी प्रकार से ये 1876 में याद रखना है। 1910 में भूमकाल विद्रोह है, रुद्र प्रताप देव के समय में होता है। फिर गुंडाधुर, जो गुंडाधुर रहते हैं वो इसके नेतृत्व करते रहते हैं और इसके बहुत सारे कारण थे, बहुआयामी कारण, मतलब बहुत सारे कारण थे। एक तो वर्णों में प्रवेश अर्जित करना, जो कर में वृद्धि करना, जो आदिवासी हैं उनका शोषण करना, ये सब बहुत सारी कारण रहते हैं जिसकी वजह से इस विद्रोह का उदय होता है। और इसे किसने दबाया, तो कैप्टन गियर ने, कैप्टन गियर जो रहते हैं उसने इस विद्रोह को दबाया। हमने फैगन और गियर करके दो अधिकारियों का नाम पढ़ा था, उनमें से एक गियर होगा, वही गियर होगा जो आगे चल के इस विद्रोह को दबाएगा। फिर शुरुआत, प्रतीक, इसमें शुरुआत क्यों होता है, तो पुष्पवाल बाजार को लूट कर की गई थी। इस विद्रोह की शुरुआत पुष्पवाल बाजार को लूट कर, जो कि कोंडागांव क्षेत्र में आता है। प्रतीक क्या था, तो लाल मिर्च और आम की टहनी। इससे पहले वाले में सिर्फ आम की टहनी थी मुड़िया में, इसमें लाल मिर्च और आम की टहनी आ जाती है। और इसके प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे, तो लाला कालेंद्र सिंह था, रानी स्वर्ण कुंवर थी और कुंवर बहादुर सिंह था। ये लाला कालेंद्र जो है ये शुरू करता है इस विद्रोह को, लेकिन आगे नेतृत्व गुंडाधुर के हाथों में दे दिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये था आपके सभी जनजाति विद्रोह। एक बार मैं सभी का स्थान बताते चलता हूँ। हलबा विद्रोह आपके बस्तर क्षेत्र में होगा, परलकोट कांकेर क्षेत्र में तो कांकेर में होगा, तारापुर आपके दंतेवाड़ा क्षेत्र में होगा, मेरिया आपके बस्तर क्षेत्र में होगा, ठीक है। फिर लिंगागिरी और कोई विद्रोह दोनों एक ही शासक के समय में होते हैं, भैरमदेव, और ये दोनों बीजापुर में ही होता है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक। फिर मुड़िया विद्रोह जो है वो सुकमा क्षेत्र में होता है। भूमकाल विद्रोह आपके कोंडागांव क्षेत्र में होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये एक इस चार्ट को बहुत ही अच्छे से आपको याद करना है, मैंने बता दिया रिलेट करके। तो 1 से 2 बार इस लेक्चर को जरूर देखिएगा ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए। और इसके आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी सभी विद्रोह को याद करने में। तो ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है, इस चार्ट को, ताकि आपको लगातार और ऐसी जगह पर रखिएगा ताकि आपका निगाह उसमें पड़ता रहे, ताकि ये आपको प्रॉपर याद रहे, ठीक। तो अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।